नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में विजय संकल्प जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कांग्रेस को जमकर कोसा। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए सीएम साय ने कहा कि कांग्रेसी जगह जगह फॉर्म भरवाकर जनता को ठग रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने पहले ही छत्तीसगढ़ में सत्ता बीजेपी को सौंप दी है और केंद्र में कांग्रेस को आने की कोई संभावना अब नहीं है। ये सब जानते हुए भी कांग्रेसी जनता को ठगने का नया पैंतरा लेकर आए हैं। हमारे सरगुजा संभाग के मान और सम्मान आप मन के हाथ में है। जैसे विधानसभा में कांग्रेस के सुपड़ा साफ करे हन, उसने ये सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में भी आने वाला 7 मई के कमल छाप में बहुमूल्य वोट देके प्रचंड मत से भारतीय जनता पार्टी ला जिताना है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ला प्रधानमंत्री बनाए में। खबर कोरबा से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की आम सभा के दौरान नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष संतोषी दीवान ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में प्रवेश कर लिया। मुख्यमंत्री ने केसरिया गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया। संतोषी के साथ युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हुए। इससे पहले नगर पंचायत पाली के अध्यक्ष उमेश चंद्र कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी शिव डहरिया पर सीएम साय ने तीखा हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जब मैं बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष था तो मुझे अच्छे से पता था कि तत्कालीन नगरीय प्रशासन मंत्री और वर्तमान में जांजगीर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी ने खूब भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने नगरीय निकाय की 152% जमीनों को बेचने का काम किया है, तब हमने इसका खूब विरोध भी किया था। वो बड़े भ्रष्टाचारी। उन्होंने ये भी कहा कि शिव डहरिया ने आरंग में 200-300 गरीबों का पट्टा खारिज किया है और खुद गरीब बनकर सरकारी जमीन का पट्टा लेकर उसमें गड़बड़ी की। उन्होंने केवल जमीन लूटने का काम नहीं किया, बल्कि उनकी धर्मपत्नी ने भी सरकारी घर पर कब्जा किया, उसे ऑफिस बनाया। ऐसे लोगों को जिताकर जांजगीर के लोगों का कोई भला नहीं होने वाला। अगर भूल से भी वो जीते तो जांजगीर की जमीनों पर कब्जा करेंगे। जो प्रत्याशी है कौन है भाई? वो समय नगरीय प्रशासन के विभाग के मंत्री रही शिव डहरिया, और खुद बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। 152% में नगरीय क्षेत्र की जमीन बेचे के काम करी और आरंग में मला मालूम है 200-300 गरीब मने जमीन के पट्टा के आवेदन करे रही, लेकिन वो 200-300 गरीबन के पट्टा तो खारिज हो गए। लेकिन काकर खड़ा रही तो सबसे बड़ा गरीब आरंग में कौन? शिव डहरिया। सबसे बड़ा गरीब आरंग में शिव डहरिया। तो ऐसा लुटेरा जमीन के ओकर धर्म पत्नी के भी काम मालूम हुई, सरकारी घर में कब्जा करके कैसे ऑफिस खोले रही है कि नहीं? तो ऐसा व्यक्ति यहाँ सांसद बनी तो ये क्षेत्र के कोई भलाई हुई। खबर अंबिकापुर से है, जहां पीएम मोदी के आगमन को लेकर प्रदेश बीजेपी ने बैठक का आयोजन किया है। बैठक में क्लस्टर प्रभारी अमर अग्रवाल, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ ही साथ कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को अंबिकापुर में आम सभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबिकापुर पहुंचेंगे। जब हमारी प्रदेश की विकास यात्रा में मोदी जी आए थे, ये जो तुम सवाल पूछे तो अंबिकापुर में लाल किला बना था और मोदी जी ने संबोधित किया था यहाँ के लाल किले से। तो बाद में वास्तव में देश के लाल किले से वो संबोधित करने लग गए कि अंबिकापुर वो जगह है। 24 तारीख को मोदी जी आएंगे, विशाल जन सैलाब को संबोधित करेंगे और जो 400 पार का नारा है, मुझे ऐसा लगता है कि अंबिकापुर जब भी आते हैं 400 पार इस देश में हो। और इसी खबर पर हमारे साथ मनोज शुक्ला संवाददाता जुड़ चुके हैं रायपुर से। जी मनोज, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री का दौरा है, दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां देखने को मिल रही हैं?
जी प्रियंका, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 तारीख को जो दौरा है वो बहुत ही अहम माना जा रहा है छत्तीसगढ़ के लिए। और आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान कल जो है यहाँ पे निष्पादित हो गया है और जिसके बाद ये दूसरे चरण का मतदान है, जिसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है इसको लेकर ये पूरे सरगुजा संभाग के लिए जो अंबिकापुर में उनका जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम, इसको देखते हुए बीजेपी ने पूरे सरगुजा संभाग को इसमें साधने का प्रयास किया है। इसको लेकर बहुत ही अहम माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें, प्रधानमंत्री दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखने को अभी से मिल रही है। जी बिल्कुल मनोज, तो जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखने को मिल रही है, 24 अप्रैल को दौरा होगा और उसके बाद चुनाव जिस तरह से आने वाले अगले चरणों में छत्तीसगढ़ में होने हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बीजेपी के जो है एक बड़े चेहरे हैं और जिस पर बीजेपी की पूरी दांव लगी हुई है। और सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ही बीजेपी पूरा दांव खेल रही है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री का दौरा निश्चित रूप से जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक उल्लास देखने को मिल रहा है, खुशी देखने को मिल रही है और साथ ही साथ एक दमखम देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री का दौरा ये दूसरी बार छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान को लेकर हो रहा है। जी बिल्कुल, तो दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर प्रत्याशियों में किस तरह की खुशी की लहर है और इसके अलावा क्या लग रहा है आपको कि ठीक मतदान से पहले प्रधानमंत्री का दौरा इलेक्शन को कितना प्रभावित करेगा? जी जी प्रियंका, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा चुनाव के घोषणा के बाद ये छत्तीसगढ़ में दूसरा उनका दौरा है और पहला दौरा उनका बस्तर में था, दूसरे चरण के मतदान को लेकर अब अंबिकापुर में होना है और अंबिकापुर सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है। और आपको बता दें कि जो है कि ये 26 तारीख को मतदान होना है दूसरे चरण का, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो है काफी अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल मनोज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसके बाद बात करेंगे बस्तर की। बस्तर के सुकमा लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ, तो वहीं निर्वाचन आयोग की ओर से आंकड़ों के मुताबिक बस्तर लोकसभा में अब तक 63.41% मतदान हुआ। बस्तर में एक ऐसा मतदान केंद्र रहा जहां एक भी वोट नहीं पड़ा, जहां से हैरान कर देने वाली जानकारी निकलकर सामने आई है। दरअसल बस्तर क्षेत्र नक्सली प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। कड़ी सुरक्षा के बाद भी इस गांव के लोग पिछले 3 साल से वोट नहीं दे रहे हैं। नक्सली वोट करने वाले ग्रामीणों की उंगली काट देते हैं, जिसके डर से बस्तर मतदान केंद्र में एक भी वोट नहीं पड़ा। हिड़मा के गांव पूर्ववर्ती में 547 मतदाता हैं। आम दिनों में लोगों से गुलजार रहने वाले इस गांव में चुनाव के दिन पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। नक्सलियों ने यहां जगह जगह पर चुनाव बहिष्कार करने के नारे और पोस्टर लगाए थे। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला बने हुए हैं। जी मनोज, जिस तरह से बस्तर की गांव की यहाँ पर बात हो रही है, 547 मतदाता होने के बावजूद भी एक भी वोट नहीं पड़ा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है और इसको लेकर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या कोई बयान, जानकारी आई है? जी 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 प्रियंका, बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर का जो क्षेत्र है पूरा नक्सलवाद एरिया माना जाता है, जिसे लेकर प्रशासन ने काफी चाक चौबंद व्यवस्था की थी कि पहले चरण का मतदान भी हो पाया है। लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन की चूक माना भी जा सकता है कि जो हिड़मा का गांव है तिलगेरा बोलते हैं, और ऐसे में मतदान वहां पे नहीं हो पाना जो है ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती फिर से देखने को मिली है। और आपको बता दें, हिड़मा एक नक्सलवाद का एक समझिए आतंक का साय बना हुआ है, जिसको लेकर आज तक जो है वहां पर मतदान न हो पाना कहीं न कहीं ये प्रशासन की नाकामी मानी जा सकती है। जी बिल्कुल, तो प्रशासन की नाकामी तो यहाँ पर साफ तौर पे है ही। जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले नक्सलवाद की बात की थी, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की जानकारी निकल कर आना और एक भी वोट नक्सलियों के डर से ना पड़ना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, देखने वाली बात यह है कि इसमें अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि यहाँ पर नक्सलियों का इनकाउंटर हुआ था, जिसमें 29 नक्सली मारे गए थे और जिसमें 8 नक्सलियों को मारा गया था।
हमारे जवानों द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी नक्सलियों का आतंक इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि जिससे कल मतदान नहीं हो पाना ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती मानी जा सकती है। और जिसको लेकर गृह मंत्री देश के अमित शाह जी भी इसमें बयान दिए थे कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। उसके बावजूद भी अगर, और आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें, कल पहले चरण के मतदान में बस्तर में 60,000 सैनिकों की तैनाती भी की गई थी। उसके बावजूद अगर मतदान नहीं हो पाना ये सरकार के लिए कहीं न कहीं चिंताजनक बात सामने निकल कर आ रही है। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ संवाददाता मनोज शुक्ला बने हुए थे, जानकारी दे रहे थे। और इसके बाद अगली खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने छत्तीसगढ़ में 11 सीटें जीतने का दावा किया है। इसके साथ ही साथ बस्तर की जनता ने पहले चरण के चुनाव में बुलेट को नहीं बैलेट को चुना। कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के मतदान को लेकर कहा कि जनता ने बस्तर के विकास के लिए बीजेपी के पक्ष में वोट किया। यहाँ पे 29 नक्सलियों के 29 माओवादियों की काउंटर के बाद जिस उप सरपंच की हत्या कर दी गई थी, उसके गांव का आपने वीडियो देखा होगा। किस उत्साह के साथ लोग लोकतंत्र की मुहर लगा रहे हैं। बुलेट के जगह पर बैलेट को बस्तर की जनता कैसे स्वीकार कर रही है, यह उन दृश्यों में साफ तौर पर दिखाई देता है। पेकलपुरे, जनापुरा, वर्ती जो दुर्दांत माओवादी भिड़वा का गांव है, जहां पे हमारी सरकार ने अभी कैंप स्थापित किया है, उस गांव में भी, उस गांव के पोलिंग बूथ में भी इस बार वोटिंग हुई है, लोगों ने वोट डाला। जो हमारा उप सरपंच अभी काउंटर के बाद जिसकी हत्या कर दी गई, उस गांव में भी आप उसके लाइन को देखेंगे, लोकतंत्र के प्रति बस्तर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता के समर्पण को साफ तौर पर देखा जा सकता है। बस्तर लोकसभा सीट पर पहले चरण के चुनाव में नक्सल भय से परे रहते हुए लोगों ने अपने मताधिकार को प्राथमिकता दी है। बस्तर की लोकसभा सीट पर 11 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई। वहीं वोटरों ने अपने मुखिया को चुनकर ईवीएम मशीन में कैद कर दिया। अब 4 जून को इस बात की जानकारी निकलकर सामने आएगी। वहीं वोटरों का जज्बा इस तरह का रहा कि तपती धूप होने के बावजूद भी लोग गर्मी में कतारबद्ध होकर खड़े हुए थे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। अगली खबर रायपुर से है, जहां ट्रैक्टर में सवार होकर कांग्रेस पार्टी के रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने वरिष्ठ नेताओं के साथ अपना नामांकन भरा। इस दौरान प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने जीत का परचम लहराने का दावा किया। नामांकन रैली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन से पहले कांग्रेस भवन गांधी मैदान में बड़ी सभा का आयोजन भी किया गया। खबर सरगुजा से, जहां कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बड़ा बयान दिया है। कहा है देश में बीजेपी का विरोध करने वाले लोग राक्षस हैं। मोदी जी का विरोध करना मतलब श्री राम का विरोध करना। तो वहीं रामविचार नेताम ने कहा है कि बीजेपी राम दल है और राम दल का काम काफी बढ़ गया है। बीजेपी का विजय रथ अब रुकने वाला नहीं। ये जो तरह तरह के जो देश भर के ये जो हमारे विरोधी ताकतें हैं और उनके तरह तरह के एक से एक कोई सुर्पणाखा बन के, कोई दुशासन बन के, कोई और कुछ बन करके यहाँ रावण से लेकर के कंस बन तक के रोल में इस दरमियान जो आ रहे हैं, ये रामा दल है। इस रामा दल का जो काम है ये काफ़ी आगे बढ़ गया है और ये जो विजयी रथ है
ये विजयी रथ रुकने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव के बीच में एक रोचक खबर सामने आई है। बीजापुर के एक नव दंपत्ति ने शादी की रस्में दरकिनार करते हुए मतदान किया। दोनों की उम्र 18 साल है। वहीं वोट डालने के बाद जोड़े ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पहली बार दोनों ने वोट डाला है, वोट करके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ अपील की है कि सभी को वोट जरूर करना चाहिए। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे हुए हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। और उपस्थित निम्बाहेड़ा के मेरे सभी, चित्तौड़गढ़ के सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, आज आप सबको मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा से वीर भूमि मेवाड़ को प्रणाम करने के लिए मैं विशेष रूप से अपील करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, इस धरा का इतिहास है कि यह राष्ट्रवाद के मुद्दे से कभी विचलित नहीं हुआ। हमने हमेशा राष्ट्रवाद के पथ का अनुसरण करते हुए भारत माता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए हमेशा ये वीर भूमि तत्पर रही है। और यही कारण है आधुनिक भारत के तीर्थ के रूप में इस धरा को पूरा भारतवासी नमन करता है, इसको कोटि कोटि प्रणाम करता है। और आज इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, कल ही प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ है। 102 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में जो मतदान हुए हैं वो रुझान बताते हैं कि पूरे देश की जो आवाज है, फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार का लक्ष्य अवश्य सफल होने जा रहा है। कल के चुनाव में आई इस प्रचंड तूफान में मोदी जी को फिर से देश की सत्ता सौंपने का निर्णय लिया है, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस की सांप्रदायिक सोच के कारण, जातिवादी सोच के कारण यह देश पहले ही भारी नुकसान से चुका है। कांग्रेस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है। और कांग्रेस को आज आपने भारत में देख रहे होंगे, आज तो कहीं थोड़ा सा जोर से पटाखा फटता है तो पाकिस्तान सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है। लेकिन बहनों और भाइयों, कांग्रेस के समय में आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी, राम के लिए कहा जाता था कि राम पैदा ही नहीं हुए, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता था। बहनों और भाइयों, जो हमारी आस्था को सम्मान नहीं कर सकते, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ नहीं कर सकते, हमारी विरासत और विकास की यात्रा में हमारे साथ सहभागी नहीं बन सकते, उन्हें सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने अधिकार खो चुकी है। आपके लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी ने साबित किया है
जो चित्तौड़गढ़ के सबसे उपयुक्त प्रत्याशी हैं। बहनों और भाइयों, अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी। सीपी जोशी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ वो अद्भुत कार्य है। और 2014 में हम दोनों साथ साथ सांसद थे। सीपी जोशी जी कहते थे कि आपको चित्तौड़गढ़ चलना है। मैंने कई बार प्रयास किया। बहनों और भाइयों, हम लोग आज यहां पर आपसे अपील करने के आए हैं और मैं संपूर्ण चित्तौड़गढ़ की जनता से अपील करूंगा कि अपने लोकप्रिय सांसद को इतने वोटों से विजयी बना करके भेजे कि 2014 और 2019 का मिलाकर के जो संयुक्त होता है उससे भी वोटों से सीपी जोशी चुनाव जीत करके दिल्ली जाने चाहिए। अपील करते हुए एक बार फिर से देश की आवाज के साथ चित्तौड़गढ़ और राजस्थान की आवाज भी जुड़े और जो देश की आवाज है कि फिर एक बार इस सरकार के साथ हम यहाँ के उम्मीदवार के रूप में श्री सीपी जोशी जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय श्री राम, जय श्री राम। अब चित्तौड़गढ़ से सुन पा रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जनता के बीच आज चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं और जनता को संबोधित करते हुए रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो की तस्वीरें। भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के झंडों के साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और पदाधिकारी आज चित्तौड़गढ़ में सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो लगातार लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ आज पहुंचे हैं। जनता के बीच पहुंचकर रोड शो में जनता को संबोधित किया। इससे पहले भी राजस्थान विधानसभा चुनावों के दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम भूमिका रही। कई बार वहां पर प्रत्याशियों के लिए वो चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की अगर माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता के चलते राजस्थान में जिस तरह से विधानसभा चुनावों के दौरान भारी बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करिश्मा लोकसभा चुनाव के दौरान भी जनता को बांधने और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील करने के लिए लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आप देख पा रहे थे चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय रोड शो कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंचे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।